हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। क्लास 12th विषय इतिहास। आज हम इतिहास के मॉडल पेपर नंबर सेकंड हल करने वाले हैं। तो साथियों, अगर ज़िंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। आप अपना जो गोल है, जो लक्ष्य है, उस पर निगाहें रखते हुए अच्छी तरीके से लगातार निरंतर अध्ययन करें ताकि आप अपने गोल को आसानी से पा सके, बहुत मजबूत तरीके से पा सके। इतना आपको परीक्षा से पहले लगना चाहिए कि हाँ, मेरी आज ही परीक्षा हो तो मैं उस परीक्षा को देने के लिए तैयार हूँ। जिस दिन आपके दिमाग में ऐसे सवाल उठने लग जाएंगे, उस दिन समझ जाना कि मैं सफल हो चुका हूँ। मैं मेरे परिवार का, मेरे माता पिता का नाम रोशन करने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसी चीज़ें आप पॉजिटिव सोच के साथ लगातार रखें, निश्चित रूप से आप सफल हो जाओगे, क्योंकि ये असली ज़िंदगी का सफ़र है और 12th के बाद ही आपके स्टार्ट होगा। तब आपको पता चलेगा आखिर मेहनत कितनी करनी पड़ती है। तो ऐसी मोटिवेशनल लाइन के साथ आज के सेशन को शुरू करते हैं। साथियों, इससे पहले आप सभी से छोटा सा निवेदन है कि हमने क्लास 6 से लेकर के 12 तक के ये साथियों के लिए एक क्या ग्रुप बनाया है, टेलीग्राम ग्रुप। उसे अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट बॉक्स के अंदर पिन किया गया है, तो उसे आप ज्वाइन जरूर कीजिए ताकि आपको कोई भी इम्पोर्टेंट क्लास जो आरबीएसई बोर्ड की तरफ से अपडेट आती है या आपके मॉडल पेपर से इंफॉर्मेशन वगैरह है वो आपको मिल जाएगी। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों, तो बिना समय गंवाए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। मॉडल पेपर नंबर 2 उच्च माध्यमिक परीक्षा 2023 कक्षा 12th विषय इतिहास। आपका पेपर है वो 3 घंटे 15 मिनट का होगा और 80 नंबर का पेपर होगा। तो साथियों, ये संजीव डैश स्कोर का दूसरा मॉडल पेपर है, आपके लिए अति महत्वपूर्ण है और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भेज दी जाएगी। उससे अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक है और डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप ज्वाइन जरूर कीजिए। तो साथियों, पहला सवाल है यहाँ पर खंड ए के अंदर है, बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे और सवाल संख्या पहला है, हड़प्पा सभ्यता में निम्न स्थलों में से कौन सा राजस्थान में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा कालीबंगा है और राजस्थान के अंदर स्थित है। दूसरा सवाल है, किस उपनिषद में कई लोगों को उनके मृत नामों से निर्दिष्ट किया गया है? तो उसका सही आंसर होगा बृहदारण्यक जो आपका उपनिषद है उसके अंदर है, कई लोगों को मृत नामों से निर्दिष्टित किया गया है। सवाल संख्या तीसरा है साथियों, यहाँ पर आपके बहुविकल्प के अंदर शेख फरीदुद्दीन गंज ए शक्कर की दरगाह निम्न में से कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा अजोदन के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है सवाल संख्या अपना 4 है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा के अंदर लिखे गए हैं? तो प्राकृत भाषा के अंदर लिखे गए हैं। किस भाषा के अंदर लिखे गए हैं? प्राकृत भाषा के अंदर लिखे गए हैं। सवाल संख्या 5 है, हम्पी के भग्नावशेषों की खोज किसने की थी? तो हम्पी के भग्नावशेषों की खोज किसने की थी? आपके कर्नल कोलिन मैकेंजी के द्वारा की गई है। द ऑप्शन इसका सही आंसर होने वाला है और परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट सवाल है। तो हम्पी के जितने भी भग्नावशेष मिले हैं उनकी खोज है कर्नल कोलिन मैकेंजी द्वारा की गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। सवाल संख्या 6 है साथियों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 के अंदर है वो की गई है। तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 के अंदर की गई है। मेरा आपसे प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है 1336 के अंदर किसने की है? इसका आप जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। सवाल संख्या 7 है, 16वीं तथा 17वीं शताब्दी के कृषि इतिहास की जानकारी देने वाले प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ था? तो कौन सा था साथियों? आपके आईन-ए-अकबरी ग्रंथ था जो 16वीं 17वीं शताब्दी की कृषि इतिहास से संबंधित हमें जानकारी देता है। ठीक है, यहाँ पर अपन को 4 क्या दिए गए हैं? ग्रंथ दिए गए हैं। तो आपके इन ग्रंथों के जो लेखक है उनके नाम याद रखना ज़रूरी है। तो इनको नाम आपको आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आप इसको अपनी कॉपी में लिखिए। अकबरनामा के किसने लिखी है? आईन अकबरी किसने लिखी है?
बादशाहनामा किसने लिखी है और बाबरनामा किसने लिखी है, इसका भी जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर ज़रूर देवें। ठीक है, ये प्रश्न मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप इन्हें स्वयं ढूंढोगे तो ये लंबे समय तक आपको याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट में सवाल संख्या 8 की बात करता हूँ। मुगल राजवंश के अंतिम सम्राट कौन थे, तो ये तो आप सभी को पता ही है, बहादुर शाह जफर द्वितीय मुगल राजवंश के अंतिम सम्राट थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सवाल संख्या 9 है। सहायक संधि व्यवस्था किसने आरंभ की है, इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से। सहायक संधि जो व्यवस्थाएं हैं वो आरंभ कौन करता है, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा है सहायक संधि व्यवस्था है प्रारंभ की गई है। तो ये भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ सवाल संख्या 10 की। लव इज स्ट्राइकर देन हेट रिमेंबर्स ऑफ 1947 नामक संस्करण के लेखक है कौन है, तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर सुखदेव सिंह है। इस जो संस्करण है इसके क्या है, लेखक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ सवाल संख्या 11। भारतीय संविधान कब अस्तित्व के अंदर आता है, तो भारतीय संविधान है आपके 26 जनवरी 1950 के अंदर अस्तित्व के अंदर आता है। कब आता है, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है 12वां सवाल। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे, भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट हमारा दूसरा प्रश्न आएगा खाली स्थान के रूप में और रिक्त स्थानों की पूर्ति के अंदर हमें पहला प्रश्न दिया है शिल्पाधिकारम भाषा का महाकाव्य है, तो किस भाषा का महाकाव्य है, तमिल भाषा का महाकाव्य है। नेक्स्ट है बासवान के अनुयायी वीर शैव व लिंगायत कहलाए थे, किसके, बासवाना के जो अनुयायी थे वो वीर शैव व लिंगायत कहलाए थे। तीसरा है नव गॉथिक शैली का सबसे बेहतरीन उदाहरण विक्टोरिया टर्मिनस है जो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी का स्टेशन हुआ करता था। तो ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है खालिस्तान, ठीक है ना, फिर भी आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में लंदन में आयोजित होता है। कब होता है, लंदन के अंदर 1931 के अंदर दूसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित होता है। आगे नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 5वां है विभाजन की वजह से लाखों लोग शरणार्थी बनकर रह गए थे। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके हाफ ईयरली के अंदर भी ये खालिस्तान आया था, तो आपको इंपॉर्टेंट रखना है। या कहीं यहाँ पर बेघर करके आ जाते हैं तो बेघर आपको नहीं करना है कि विभाजन की वजह से लाखों लोग हैं वो शरणार्थी बनकर रह गए थे, तो ये आपको करके आना इंपॉर्टेंट है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आता है आगे अति लघुतरात्मक प्रश्न आते हैं। 12 प्रश्न आएंगे और एक प्रश्न का 1 नंबर है। पहला सवाल है हड़प्पा संस्कृति के सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह हैं, तो इसका सही आंसर होगा लगभग 26 चिन्ह है। कितने चिन्ह है, 26 चिन्ह है। दूसरा सवाल है अष्टाध्यायी ग्रंथ है वो किसने लिखा है, तो अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार कौन है, पाणिनि है। कौन है, पाणिनि ने लिखा था। तीसरा है महाश्वेता देवी ने किस लघु कथा की रचना की है, तो इसका सही आंसर होगा कुंती और निषादी की रचना किसने की है, महाश्वेता देवी ने की है। ये इनकी क्या थी, लघु कथा थी। नेक्स्ट है सवाल संख्या 4 इब्न बतूता को किस सुल्तान ने दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था, तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। और साथियों ये प्रश्न है और परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर आप है वो क्या लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए और दिमाग के अंदर याद रखना है कि दिल्ली का न्यायाधीश किसने घोषित किया था, इब्न बतूता। तो इसका है सही आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है साथियों, नेक्स्ट है सवाल संख्या 5 किस ग्रंथ को तमिल वेद के रूप में भी जाना जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ग्रंथ है नलपीरा दिव्य प्रबंधनम को तमिल वेद के रूप में जाना जाता है। ग्रंथ का नाम क्या है, नलपीरा दिव्य प्रबंधनम। ठीक है, तो इस ग्रंथ को है दिल्ली जो आपके तमिल वेद के रूप में जाना जाता है। आगे अपना सवाल है छठा कि विजयनगर के मंदिरों की कोई 2 विशेषताएं बताना है। तो विजयनगर के मंदिर की पहली विशेषता है गोपुरम का निर्माण और दूसरी है मंडप तथा लंबे स्तंभों वाले गलियारे हैं वो इन मंदिरों के अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 7वां सवाल
सिजदा एवं जमी बोसी का क्या अर्थ है? तो सिजदा का अर्थ क्या होता है? सिजदा का अर्थ होता है बादशाह के सामने दंडवत लेटना, और जमी बोसी का अर्थ होता है जमीन चूमना। ठीक है, तो दोनों शब्द दिए गए हैं। सिजदा का अर्थ होता है बादशाह के सामने दंडवत लेटना, और जमी बोसी का अर्थ होता है जमीन चूमना। ठीक है, नेक्स्ट है सवाल संख्या अपना 8 है कि सिनेटोरियम से आप क्या समझते हैं? तो साथियों, सिनेटोरियम क्या है? तो सिनेटोरियम एक प्रकार के स्वास्थ्य रिसोर्स होते हैं। क्या होते हैं? स्वास्थ्य रिसोर्स होते हैं जहाँ लोग विश्राम करने और इलाज कराने जाते हैं। ठीक है साथियों, तो आपको याद रखना है कि सिनेटोरियम क्या है। सिनेटोरियम एक स्वास्थ्य रिसोर्स होते हैं और वहाँ पर लोग विश्राम करने और इलाज कराने जाते हैं। नेक्स्ट है सवाल संख्या 9, जर्मन होलोकास्ट और भारत के विभाजन में क्या अंतर था? तो साथियों, जर्मन में भाषण विनाशीलता हेतु नाजी सरकार उत्तरदायी थी और भारत के विभाजन के समय धार्मिक नेता उत्तरदायी थे। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर था। नेक्स्ट है 10वां सवाल, संविधान सभा के 3 प्रमुख सदस्यों के नाम लिखिए जिनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही थी। तो यहाँ पर आपका पहले सदस्य हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे आप राजेंद्र प्रसाद, और तीसरे आप वल्लभ भाई पटेल लिख सकते हो, और यहाँ पर अंबेडकर भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है 2 सदस्यों के नाम लिखिए जिन्होंने शक्तिशाली केंद्र की हिमायत की थी। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बालकृष्ण शर्मा। अगला सवाल है, किस आदिवासी नेता ने विधायिका में आदिवासियों को पृथक निर्वाचित का अधिकार दिए जाने की मांग की है? तो इसका सही आंसर होगा जयपाल सिंह। आगे सवाल संख्या 4 से लेकर के आपके लगभग 16-17 तक है आपके लघुतरात्मक प्रश्न रहेंगे, और इन प्रश्नों को साथियों आपको लगभग 50 शब्दों के अंदर लिख करके आना है। ठीक है, तो चौथा सवाल है, गोत्र व्यवस्था के 2 नियम लिखिए। तो गोत्र व्यवस्था के 2 नियम कौन से हैं? तो पहला नियम है, विवाह के पश्चात स्त्रियों को पति के गोत्र का माना जाता था। ठीक है, तो विवाह के पश्चात है स्त्रियों को किस गोत्र का माना जाता है? पति के गोत्र का माना जाता है, यह आप सबको पता ही है। और दूसरा है, एक ही गोत्र में विवाह करना वर्जित था। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं गोत्रों की बात करूँ तो गोदारा जाट जाति के अंदर एक गोदारा गोत्र है, तो गोदारा आपस में विवाह नहीं कर सकते हैं। और अगर जैसे मानता हूँ विवाह के पश्चात स्त्रियों की पति के गोत्र माना जाता है, ये एक ए नाम का गोदारा है, और इसके अंदर ये बी नाम का कोई, जैसे मैं मान सकता हूँ कोई दूसरी जाति आज छिंचनवाल आती है, तो यहाँ पर जो ये महिला इस गोदारा के घर में आएगी तो ये गोदारा गोत्र नाम से ही पहचानी जाएगी, न कि छिंचनवाल गोत्र से पहचानी जाएगी। ये तो सिंपल सा फंडा है, आप सबको पता ही है। ठीक है, नेक्स्ट है 5वां सवाल है, बुद्ध की कौन सी शिक्षाएं थेरी गाथा में नजर आती है? साथियों, कुछ यहाँ पर मैं मान सकता हूँ कुछ मेरी मिस्टेक रह सकती है, किसमें यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, अगर कुछ गलती रहती है तो थोड़ा क्षमा करना। ठीक है, तो बुद्ध की शिक्षा है बुरे कर्मों का परित्याग करें। ठीक है, दूसरी शिक्षा है जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था का विरोध। तीसरी है कर्म के फल और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर बल देना, और चौथी है सत्कर्म करने पर बल देना, और 5वीं शिक्षा देते हैं कि आडंबरों और कर्म कांडों का है वो विरोध करते हैं। कौन? महात्मा बुद्ध करते हैं। ठीक है, तो ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से आपको याद रखना है। सवाल संख्या 6 है, भोपाल के शासकों ने सांची स्तूप के संरक्षण के लिए क्या उपाय किए थे वो आपको लिखना है। तो यहाँ पर है इन्होंने है सांची के स्तूप के रखरखाव के लिए प्रचुर धन का अनुदान किया था। ठीक है, किसने? जो भोपाल के शासक थे उन्होंने सांची स्तूप के संरक्षण के लिए प्रचुर धन का क्या क्या है अनुदान किया। सुल्तान जहां बेगम ने वहां पर एक संग्रहालय और अतिथिशाला बनाने के लिए अनुदान किया। तीसरा है जॉन मार्शल द्वारा सांची के स्तूप पर लिखी गई पुस्तक के प्रकाशन में भी सुल्तान जहां बेगम ने अनुदान किया था। और तीसरा है सांची के स्तूप को भोपाल राज्य में बनाए रखने की जो शाहजहां बेगम ने इसके अंदर महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, प्रचुर मात्रा में धन दिया, और उसके बाद
संग्रहालय और अतिथिशाला का अनुदान बनाने का अनुदान किया। जॉन मार्शल द्वारा सांची स्तूप पर जो लिखी गई पुस्तक है उसके प्रकाशन में भी भोपाल के शासकों ने अनुदान दिया था। तो ये तीनों इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है, इनको आपको ये याद रखना है। सवाल संख्या 7 है, आत्मा की प्रकृति के बारे में उपनिषदों में क्या कहा गया है। तो साथियों, आत्मा की प्रकृति यानी छांदोग्य उपनिषद में आत्मा की प्रकृति के बारे में कहा गया है कि यह आत्मा धान या यव या सरसों या बाजरे के बीज की गिरी से भी छोटी है, ठीक है। और मन के अंदर छुपी आत्मा पृथ्वी से भी विशाल, क्षितिज से भी विस्तृत और स्वर्ग से भी क्या है, बड़ी है, और इन सभी लोकों में से भी बड़ी है। ये किस में लिखा गया है? आत्मा की प्रकृति के बारे में ऐसा उपनिषदों के अंदर लिखा गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट है 8वां सवाल है, किताब उल हिंद की कोई 2 विशेषताएं आपको बताना है। पहली विशेषता है किताब उल हिंद अरबी में लिखी गई है और इसकी भाषा सरल और स्पष्ट है, ठीक है। तो किताब उल हिंद किस भाषा के अंदर लिखी गई है? अरबी भाषा के अंदर लिखी गई है और इसकी भाषा सरल और स्पष्ट है। दूसरी है इसमें धर्म और दर्शन, तैयारों, खगोल विज्ञान, कमियों, रीति रिवाजों और प्रथाओं, सामाजिक जीवन के बारे में, भार तोल के बारे में, मापन की विधियों के बारे में, मूर्तिकला, कानून, माप तंत्र, विज्ञान आदि विषयों के बारे में विस्तृत विवेचन किया गया है। तो ये 2 विशेषता आपको लेकर के आनी है। नेक्स्ट है 9वां सवाल, लगभग 10वीं सदी से 17वीं सदी तक के काल में लोगों की यात्राएं करने के क्या उद्देश्य थे? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा गया है कि 10वीं सदी से लेकर के 17वीं शताब्दी तक लोगों के यात्रा करने के क्या उद्देश्य थे। तो आपको लिखना है कि पहला उद्देश्य है कार्य की तलाश में है, हम यात्रा करते हैं, ठीक है। फिर है दूसरा है आपदा से बचाव के लिए यात्रा करनी पड़ती है। तीसरा है व्यापारियों, सैनिकों, पुरोहितों और तीर्थयात्रियों के रूप में भी यात्रा करनी पड़ती है। और चौथा लिखना है साहस की भावना से प्रेरित होकर भी हमें क्या करनी पड़ती है? यात्रा करनी पड़ती है। अब इस प्रश्न के बारे में आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो कि यात्रा करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। रोजगार पाने के लिए हम यात्राएं करती है, कार्य करने के लिए हम यात्राएं करते हैं, ये इसके धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के सम्मेलन के होने के लिए हम यात्रा करते हैं। तो ये आप बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर लिख सकते हो। 10वां सवाल है अमर नाइक के कोई 2 अधिकार बताइए। तो अमर नाइक के 2 अधिकार कौन कौन से हैं? अमर नाइक के 2 अधिकार, पहला अधिकार है कि अमर नाइक अपने राज्य क्षेत्र में किसानों, शिल्प कर्मियों तथा व्यापारियों से भू राजस्व तथा अन्य कर वसूल करते थे। और दूसरा है अमर नाइक राजस्व का कुछ भाग व्यक्तिगत उपयोग तथा घोड़ों एवं हाथियों को निर्धारित दल के रखरखाव के लिए अपने पास रख लेते थे। तो ये अमर नाइक के 2 अधिकार थे। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 11वां प्रश्न की। 11वां प्रश्न है खेतीहर समाज के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इसका सही आंसर होगा खेतीहर समाज की मूल इकाई गांव थी। क्या थी? गांव थी, और जिसमें किसान रहते थे और किसान वर्ष भर भिन्न भिन्न मौसमों में फसल की है पैदावार से जुड़े समस्त कार्य करते थे। और इन कार्यों में ज़मीन की जुताई करना, बीज बोना तथा फल पकाने पर उससे काटना आदि सम्मिलित थे। और इनके अतिरिक्त वह उन वस्तुओं के उत्पादन में भी शामिल थे जो कृषि पर आधारित थी, ठीक है। तो खेतीहर समाज के बारे में आप लिख सकते हो, यानी जो खेती करने वाला समाज होता है ना, उसके बारे में आपको लिखना होता है। तो ये तो आप लिख सकते हो। अधिकतर बच्चे हैं गाँव से जुड़े होते हैं, तो हम खेती क्यों करते हैं, खेती किस प्रकार से करते हैं, तो ये तो नॉर्मल सी चीज़ें आप लिख सकते हो, ठीक है। 12वां सवाल है मुगल काल में गांव की पंचायत का गठन किस प्रकार होता था? तो साथियों इसका सही आंसर है कि मुगल काल में गांव की पंचायत बुजुर्गों की सभा होती थी, यानी जो बूढ़े लोग होते थे, बड़े लोग होते थे, उनकी क्या होती थी? सभा होती थी। और उसके बाद प्राय वह गांव के महत्वपूर्ण लोग हुआ करते थे और जिनके पास अपनी संपत्ति के पैतृक अधिकार होते थे। और जिन गांवों में कई जातियों के लोग रहते थे वहाँ प्राय पंचायत में भी विविधता पाई जाती थी और पंचायत का निर्णय गांव में सबका
मानना पड़ता था। पंचायत जो निर्णय करती थी वो निर्णय गांव के सभी लोगों को मानना पड़ता था। ठीक है, किस काल के अंदर? मुगल काल के अंदर। ठीक है साथियों, नेक्स्ट है 13वां सवाल हमारे यहाँ पर है कि सुलह एक कुल एकीकरण का एक स्रोत था, विवेचन कीजिए। तो यहाँ पर अबुल फजल सुलह एक कुल पूर्ण शांति के आदर्श का प्रबुद्ध प्रशासन का आधार बताता है। यद्यपि सुलह एक कुल में सभी धर्मों तथा मतों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, किंतु उसकी एक शर्त थी कि वह राज्य सत्ता को क्षति नहीं पहुंचाएंगे तथा आपस में नहीं लड़ेंगे। 1563 में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर और 1564 में जजिया कर को है समाप्त कर दिया था। तो ये भी यहाँ से एक इम्पोर्टेंट सवाल बन रहा है कि जजिया कर को है वो अकबर ने कब समाप्त किया था? तो 1564 के अंदर है अकबर ने है उस जजिया कर को समाप्त कर दिया था। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है सवाल संख्या 14 है हमारा यहाँ पर कि आप इस्तेमरारी बंदोबस्त क्या है? यह भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट सवाल है, कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जा चुका है। इस्तेमरारी बंदोबस्त क्या था? तो साथियों जो 1793 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर जनरल ने बंगाल में इस्तेमरारी बंदोबस्त लागू किया था। यहाँ पर छोटा प्रश्न बनेगा कि इस्तेमरारी बंदोबस्त कब लागू होता है? तो 1793 के अंदर लागू होता है और कहाँ होता है? बंगाल के अंदर होता है। ठीक है, और इस बंदोबस्त के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व की राशि निश्चित कर दी थी जो प्रत्येक जमींदार को चुकानी पड़ती थी, और जो जमींदार अपनी निश्चित राशि नहीं चुका पाते थे उनसे राजस्व वसूल करने के लिए उनकी जो जमींदारियां नीलाम कर दी जाती थी। तो यही था साथियों इस्तेमरारी बंदोबस्त। ठीक है, नेक्स्ट है 15वां सवाल, संथालों और पहाड़ियों के बीच लड़ाई हल और खुदाल के बीच की लड़ाई थी, सिद्ध कीजिए। तो ये आपको सिद्ध करना है। तो इसका सही आंसर होगा पहाड़िया लोग अपनी खुदाल से जमीन कुचर कर दालें तथा जो बाजरा है उगाते थे, और दूसरी ओर जो संथाल लोग थे ये हलों से जमीन को है जोतते थे तथा ये लोग क्या बोते थे? चावल, कपास आदि की खेती करते थे। खुदाल पहाड़िया लोगों के जीवन का प्रतीक था। ठीक है, और तथा हल संथालों के जीवन का प्रतीक था, और दोनों के बीच की लड़ाई हल और खुदाल के बीच की लड़ाई थी। तो आपको याद रखना है, मेन पॉइंट इसके अंदर है जो खुदाल है वो किसके प्रतीक, जीवन का प्रतीक था? तो खुदाल पहाड़िया जो लोग थे उनका प्रतीक था, और जो हल है वो संथालों का प्रतीक था। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। सवाल संख्या 16 है, हिंदू महासभा के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इसका सही आंसर होगा साथियों, हिंदू महासभा की स्थापना 1915 के अंदर होती है, और ये एक हिंदू पार्टी थी जो कॉमनवेल्थ उत्तर भारत तक सीमित रही थी तथा हिंदुओं के बीच जाति एवं संप्रदाय के जो आपके फकों को ख़त्म कर हिंदू समाज में एकता पैदा करने की कोशिश करती थी। हिंदू महासभा हिंदू अस्मिता को मुस्लिम अस्मिता के विरोध में परिभाषित करने का प्रयास करती थी। तो ये हिंदू महासभा के बारे में थोड़ा सा आपको लेकर के आना है। अब आपके दीर्घ लघुतरात्मक प्रश्न है। तो यहाँ पर पहला सवाल है, सिंह शीर्षक को आज महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? ठीक है, जो सिंह शीर्षक है इसको आज महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? तो आपको लिख कर कहना है, अशोक द्वारा बनाए गए सारनाथ का पाषाण स्तंभ तत्कालीन स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण था, और इस स्तंभ के शीर्ष भाग पर बनी 4 शेरों की मूर्तियां बड़ी सजीव तथा आकर्षक हैं। शेरों के नीचे के पत्थर पर 4 धर्मचक्र तथा 4 पशु पर हाथी एवं बैल के चित्र अंकित है। अशोक के सिंह शीर्षक को हम भारत सरकार ने है और राज्य चिन्ह के रूप में अपनाया है। यह हमारी शूरवीरता, शांति प्रियता एवं एकता का प्रतीक है, और इसलिए सिंह शीर्षक को आज महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है 18वां सवाल, आपको क्यों लगता है कि शासक भक्तों ने अपने संबंध को दर्शाने के लिए उत्सुक थे? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा बेलाल कर्षक नैनार और आलवार संतों को जो सम्मानित करते थे। जो बेलाल कर्षक थे वो नैनार और आलवार संतों को क्या करते थे? सम्मानित करते थे। इसलिए शासक भी इन संतों का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करते थे।
उदाहरण के लिए चोल सम्राटों ने दैवीय समर्थन पाने का दावा किया और अपनी सत्ता के प्रदर्शन के लिए सुंदर और विशाल मंदिरों का निर्माण करवाया और जिनमें पत्थर और धातु से बनी मूर्तियां सुसज्जित थी। और इन सम्राटों ने तमिल भाषा के भजनों का गायन इन मंदिरों के अंदर प्रचलित किया। और 945 ईस्वी के एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि चोल सम्राट परांतक प्रथम ने संत कवि अपार समंदर और सुंदरार की धातु प्रतिमाएं एक शिव मंदिर में स्थापित करवाई थी। ये किस अभिलेख से पता चलता है? 945 के एक अभिलेख से पता चलता है। ठीक है साथियों, तो यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 19वां सवाल है 1857 ईस्वी का सैनिक विद्रोह कैसे हुआ, वर्णन करना है। तो 1857 क्रांति के बारे में एक प्रश्न आना तय है। ये भी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लेना। ठीक है, 1857 ईस्वी के सैन्य विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को दोपहर पश्चात मेरठ छावनी से होती है। और यहाँ इस विद्रोह की शुरुआत भारतीय सैनिकों की पैदल सेना ने की थी। ठीक है, और शीघ्र ही यह विद्रोह है घुड़सवार सेना और शहर तक फैल गया था। शहर और आसपास के गांवों के लोग भी सैनिक के हाथ है और जुड़ गए थे। सबसे पहले उन्होंने शास्त्रागार पर कब्जा किया और सरकारी खजाना को लूटा। इसके बाद उन्होंने जेल, सरकारी संपत्ति और टेलीग्राम दफ्तर, रिकॉर्ड रूम, बंगलों तथा तमाम सरकारी इमारतों पर हमला किया तथा सबको तहस नहस करते गए। ठीक है, कई जगह शाम को समय तोपों का गोला दाग दिया गया था और कई बिगुल बजाकर विद्रोह का निम्न संकेत दिया गया और लोगों को एकजुट होने और फिरंगियों को सफाया करने के लिए हिंदू, उर्दू और फारसी से अपीलें जारी होने लगी। तो 1857 का विद्रोह है इस प्रकार से प्रारंभ होता है। 20वां सवाल है प्रमुख भारतीय व्यापारियों ने औपनिवेशिक शहरों को खुद को किस तरह स्थापित किया था। तो भारतीय व्यापारियों ने खुद को किस प्रकार से औपनिवेशिक शहरों के अंदर स्थापित किया था, तो इसके बारे में आपको लिखना है। पहला है प्रमुख भारतीय व्यापारियों ने औपनिवेशिक शहरों को खुद को निम्न प्रकार से स्थापित करते हैं। तो पहला है यहाँ पर कि 18वीं शताब्दी तक मद्रास, बम्बई और कलकत्ता महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुके थे। 1850 के दशक के भारतीय व्यापारियों ने बम्बई में सूती कपड़ा मिल स्थापित करते हैं। ठीक है, दूसरा है मद्रास ने दूबास लोग और एजेंट एवं व्यापारियों के रूप में काम करते थे और भारतीय समाज तथा अंग्रेजों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। तीसरा पॉइंट लिखना है सन 1869 में जो स्वेज नहर है ना, 7 स्वेज नहर को व्यापार हेतु खोले जाने से बम्बई के व्यापारिक संबंध विश्व अर्थव्यवस्था के साथ और सुदृढ़ हो गए थे। और चौथा लिखना है कि भारतीय व्यापारी कंपनी के बारे में सहयोगी थे और भारतीय व्यापारियों में पारसी, मारवाड़ी, यहूदी और कोंकणी, मुस्लिम, गुजराती, बनिए और इसी के साथ बोरा समुदाय भी शामिल थे। इस प्रकार से ये सभी छोटे सवाल है, आपको हल कर लेने। आगे मैं निबंधात्मक सवालों की बात करता हूँ। तो 21 से लेकर के आपके काफ़ी सवाल निबंधात्मक है, इनको आपको याद रखना है। ठीक है, इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आपको पीडीएफ के रूप में हल कर लेना है। मोहनजोदड़ो सभ्यता की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, इन सब की आपको क्या मिल जाएगी साथियों, पीडीएफ मिल जाएगी। दूसरा है महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में किस तरीके से भूमिका निभाई, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, आपको पीडीएफ के अंदर देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, आगे का सवाल है हमारा 23वां सवाल आपके मानचित्र का आएगा और मानचित्र के अंदर आपको कितने नंबर यानी 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो आपको पहला दिया गया राखीगढ़ी, तो राखीगढ़ी कहाँ है, हरियाणा के अंदर है। फिर दूसरा काशी दिया है, तो काशी कहाँ है, यूपी के अंदर है यानी उत्तर प्रदेश के अंदर है। तीसरा दिया है यहाँ पर दांडी, तो दांडी कहाँ है, गुजरात के अंदर है। दांडी यात्रा, तो आपको पता है दांडी कहाँ है, गुजरात के अंदर है। फिर आता है कटक, कटक कहाँ है, उड़ीसा के अंदर है। ठीक है, फिर आता है कलकत्ता, कलकत्ता कहाँ है, पश्चिम बंगाल के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ दूसरे आपके जो अथवा के अंदर है वो उस मानचित्र की बात कर लेते हैं। यहाँ पर पहला दिया है बनावली, तो बनावली कहाँ है, हरियाणा के अंदर। फिर अंबाला भी हरियाणा के अंदर, इंद्रप्रस्थ भी हरियाणा के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है आपके साबरमती दिया है, साबरमती कहाँ है, गुजरात के अंदर है। बम्बई कहाँ है, महाराष्ट्र के अंदर है। तो ये संपूर्ण वीडियो आज के लिए
हमने आपके लिए बनाए हैं। बहुत मेहनत की है, मेरा तबीयत भी थोड़ा डाउन है, फिर भी मैंने कोशिश की है। आगे तीसरा मॉडल पेपर जल्दी इस चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। प्ले लिस्ट में जाकर आप ज़रूर देखना और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो को आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अंत में मैं छोटी सी मोटिवेशनल लाइन के साथ इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।